सुप्रभात, नमस्कार। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग के तरफ से आयोजित वार्ता में सभी अधिकारीगण एवं ऑनलाइन जुड़े सभी साधकों को प्रणाम। शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी तक हमारी 7 वार्ताओं का आयोजन हुआ। रक्षा प्रणाली, श्वसन प्रणाली, महिला रोग, अस्थि रोग, रीढ़ दोष निवारण, रक्त भ्रमण प्रणाली और गए महीने नागपुर से श्री डॉक्टर असाटी ने पाचन प्रणाली पर प्रकाश डाला। यह सभी प्रणाली योग के माध्यम से कैसे प्रभावित होती है, इसकी जानकारी आप सभी ने प्राप्त की। आज 8वीं वार्ता है जिसमें मांसपेशी प्रणाली और योग, और उस पर प्रकाश डालेंगे भारतीय योग संस्थान के डॉक्टर राजन पटेल। पुणे से भारतीय योग संस्थान के डॉक्टर राजन पटेल, नमस्कार। नमस्ते। तो यहाँ જોઈ લઈએ, પાછળ દેખાય છે કે બરાબર? પેલો મોબાઈલ આપીએ। आज हम वार्ता करने जा रहे हैं मस्कुलर प्रणाली, यानी हमारी स्नायु तंत्र जो जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो हम आज करने जा रहे हैं। इसके पहले ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का योग वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमने अभी तक जो देखा था, वो जो 7 प्रणालियाँ देखी थी, उसमें कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण मांसपेशी प्रणाली पर ही हम आज वार्ता करने जा रहे हैं कि जिसका कितना इम्पोर्टेंस है शरीर पर, इसका कितना प्रभाव पड़ता है, वो हमें देखना है। करो मोबाइल नो आवाज़ जो करना है। देखिए, मस्कुलर प्रणाली, आपको सबको मालूम है कि मसल्स क्या है। उसका थोड़ा सा मैं डिटेल जाऊंगा, उसका कार्य क्या है अभी देखेंगे। मस्कुलर कार्य देखिए, एक तो शारीरिक हिलचाल, शरीर को गति देना, शरीर को विशेष आकार देना और वह कायम रखना, रक्त भ्रमण और श्वसन में सहायता, शारीरिक अवयव का संरक्षण और सहारा देना, शारीरिक ताकत और बल पैदा करना, और पाचन, निष्कासन, मूत्र विसर्जन और प्रसव की विधि में सहायता। ये आपको मालूम नहीं था, इसलिए बोला कि ये जो है पाचन क्रिया भी मस्कुलर प्रणाली से ही होती है, निष्कासन उससे ही होता है, मूत्र विसर्जन उससे ही होता है, प्रसव जो विधि है, ये विधि भी हम उससे ही करते कि मसल्स को हम दबाते हैं। इसकी वजह से हम बच्चे का जन्म दे सकते हैं। शरीर के ये ऐसे मांसल ऊतक है जो शारीरिक अंगों को गति प्रदान करते हैं। ये मांसल है, मांस है सब। शरीर की सभी क्रियाएं मांसपेशियों के कारण होती है। मानव शरीर में लगभग 600 से ज़्यादा मांसपेशियाँ होती है। जैसे 206 हड्डियाँ होती है,
वैसे मानव के शरीर में लगभग 600 से ज़्यादा मांसपेशियां होती है। पुरुष में शरीर के कुल भार का लगभग 42% वजन मांसपेशियों का होता है और महिलाओं में खास करके उसके कुल भार का लगभग 35% मांसपेशियां होती है। कनेक्शन लॉस्ट। 1-2 मिनट के लिए मैं वापस कनेक्शन करता हूँ, या कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। ये भी मस्कुलर प्रणाली है, यहाँ दिख नहीं रही है आपको, मगर अभी हमारा हाँ ये खाली स्कीमेटिक डायग्राम दिखा हुआ है कि जिसमें मसल्स, आगे के मसल्स कैसे रहते हैं। ये मेजर मसल्स है, छोटे छोटे मसल्स को यहाँ दिखा नहीं सकते इसके लिए, और ये पीछे से मसल्स है। ये सभी मसल्स के नाम है। वैसे 600 मसल्स के इंडिविजुअल नाम भी रहते हैं, इस नाम से डॉक्टर्स पुकारते हैं। आगे का जो है ये खास करके यहाँ का जो है ये आगे का भाग है, और यहाँ जो है ये पीछे का भाग है। ये मसल्स आप देखेंगे, ये हाथ है, आगे का हाथ है, ऐसे आगे रखा हुआ है, यहाँ से ऐसा पीछे हाथ रखा हुआ है। ये आगे का भाग है, ये पीछे से भाग है। और ये अलग अलग टाइप के हेड एंड मसल के अलग है, सर के शोल्डर एंड अपर लिम्ब के मसल्स अलग है, बैक एंड थोरक्स के अलग है, यानी छाती के, पेट के अलग है। ये खास करके नितंब के स्नायु है। हिप और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ये अलग अलग स्नायु रहते हैं। मांसपेशी के प्रकार 3 हैं। ऐच्छिक मांसपेशियाँ, जिसको स्ट्राइटेड बोलते हैं, इसके पट्टेदार रहती है ये मांसपेशियाँ, इसके लिए इसका नाम है स्ट्राइटेड मसल्स या ऐच्छिक मांसपेशियाँ। दूसरा है अनैच्छिक मांसपेशियाँ, जिसको अनस्ट्राइटेड, इसको पट्टे नहीं रहते, इसके लिए इसका नाम है अनस्ट्राइटेड मसल। और तीसरा जो है वो कार्डियक मसल्स, जिसको हम हृदय की मांसपेशियाँ बोलते हैं। ये तीनों के डायग्राम यहाँ दिखाया है। ये देखिए, ये पट्टेदार है, और यहाँ ये इसके न्यूक्लियस है। ये पट्टेदार जो है ये यहाँ दिख रहा है, स्केलेटल मसल्स। यहाँ देखिए, ये हृदय की मांसपेशियाँ हैं। और यहाँ जो स्मूथ मसल्स है, ये जो आंते या कौन सी भी शरीर का अंदर का जो भाग है, अवयव है, इसके जो कुछ है ये यहाँ दिखाया हुआ है। ऐच्छिक मांसपेशियाँ, ये मांसपेशियाँ हमारी इच्छानुसार सिकुड़ती है। हमारी इच्छा की वजह से, मैं ऐसे समझूँ कि मेरा हाथ ऊपर से यहाँ नीचे से ऊपर लाना है, तो ये मेरी इच्छा है, इच्छा के अनुसार मेरे मसल्स काम करते हैं। अस्थियों में लगी रहती है, और शरीर के समस्त हिलने डुलने की क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टांगों की मांसपेशियों द्वारा हम चलते फिरते दौड़ते हैं, हाथों की मांसपेशियों द्वारा हम वस्तुओं को पकड़ते हैं तथा दूसरा कुछ काम भी कर सकते हैं। उसकी विशेषता क्या है? मांसपेशी की विशेषता क्या है? जो स्ट्राइटेड मसल्स रहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियाँ, एक उत्तेजित होना, उसको एक्साइट करना, एक्साइट करेंगे तो ही ऐसा जाएगा। संवेदना को प्रवाहित करना, वहाँ से संवेदना लेना और उसको नर्व्स के द्वारा मसल की अपने स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या ब्रेन की तरफ पहुँचा देना, उत्तेजित होना। अब तीसरा है विस्तारण की क्रिया या संकुचन की क्रिया। ये मसल विस्तार भी होता है, लंबा भी होता है और कम भी होता है। खींचने से उत्तेजित होना, स्टिम्युलस को प्रतिसाद देना, खींचने से मसल की लंबाई बढ़ती है और पतली होती है। आकुंचन से लंबाई कम होती है और मांसपेशियाँ कम होती है। अनैच्छिक मांसपेशियाँ कि जिसका हमारा ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, हमारी इच्छा का वो मसल्स पर कंट्रोल ही नहीं रहता, ये है, स्वतः फैलती और सिकुड़ती है। आप देखेंगे, पेट एक बार खाना खाया तो जठर में या अमाशय में अपना काम अपने आप शुरू कर देता है। उसको हमें ज़रूर नहीं पड़ती कि हमारी इच्छा के अनुसार काम करे करके, आते उसका काम करती है, आगे धकेलना, उसका पाचन करना, ये सभी क्रियाएं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती, उनके ऊपर इच्छा का कोई प्रभाव नहीं रहता। मूत्राशय, मूत्राशय भी देखिए, जितना पेशाब जब भरता है उतना वो खींचा जाता है, और खींचने से
एक रिफ्लेक्स तैयार होता है, एक संवेदना तैयार होती है, और ये संवेदना ब्रेन पर जाती है, मस्तिष्क पर जाती है कि ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है। तो वहाँ से संवेदना उसको आज्ञा देते हैं कि आप सिकुड़ो, तो फिर सिकुड़ से हुए हम पेशाब बाहर निकालते हैं। आहार नाल, आंतें, रक्तवाहिनियों की दीवारें, ये सभी इसमें आती है। हृदय पेशियाँ, यह पेशियाँ हृदय की दीवारों में होती है। अभी यहाँ पीछे फिगर दिखाई थी, पूरे जीवन भर बिना रुके काम करती है। इसका कोई कंट्रोल नहीं रहता हमारे ऊपर, हमारी इच्छा अनुसार ये काम नहीं करते। उनकी इच्छा जन्म से, बच्चे के जन्म से लेते हुए, यानी जन्म यानी अंदर से माँ के गर्भ में रहता है, तभी तीसरे महीने से ही उसका हृदय चालू हो जाता है धीरे धीरे, और बाद में वर्क करने लगता है। वो जब तक कब तक, तो उसकी मृत्यु तक ये सभी मसल्स काम करते हैं। कार्डियक मसल्स यानी ये हृदय के मसल्स अनैच्छिक स्नायु होने के बावजूद भावुकता या मानसिक अवस्था से हृदय की गति कम ज़्यादा होती है। जब भी हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं तो कम ज़्यादा हो जाती है, हमारी अपने आप ही हो जाती है, ऊपर से ही आज्ञा दी जाती है। हृदय के स्नायु दो आकुंचन के बीच की अवधि में विश्राम करते हैं। उनका विश्राम कभी रहता है, फिर आयुष्य भर काम करते हैं। तो स्नायु, हृदय के स्नायु दो आकुंचन के बीच की अवधि में विश्राम करते हैं। प्राणायाम में हम इस अवधि को बढ़ाया जाता है। हम जब भी प्राणायाम करते हैं तभी इस दो अवधि को हम बढ़ाते हैं ताकि हृदय की मांसपेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम मिले। शरीर की सभी ऐच्छिक हिलचाल हमारे मस्तिष्क और ज्ञान तंतुओं द्वारा संबंधित मांसपेशियों को उत्तेजना भेजी जाती है। देखिए, कहीं भी समझो यहाँ से कहीं भी शरीर की कोई ऐच्छिक हिलचाल करनी है तो मसल से यहाँ पहली जो कुछ स्टिमुलस है, जो कुछ हलचल है, वो पहले नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क पर जाती है, और मस्तिष्क पर या स्पाइनल कॉर्ड पर, मज्जारज्जु पर जाती है, और वहाँ संवेदना जाने के बाद में वहाँ से आज्ञा मिलती है कि आपको ये ऐसा करना है, वैसा करना है। वो हिसाब से एक मसल या सेट ऑफ मसल्स एक साथ काम करते हैं ताकि हमारी हलचल बराबर हो जाए। यह उत्तेजना या इम्पल्स मेरुरज्जु द्वारा उचित मसल को भेजी जाती है। उचित मसल को, हर एक मसल को नहीं भेजी जाती, जिसको काम करना है यही दिखाया है। ये मसल्स है, ये मसल्स की, ये जो है इस मसल स्पिंडल बोलते हैं इसको। यहाँ जो नर्व्स ऐसी रहती है, ये नर्व यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रहता है, यही बोलिए। इसका कंडक्शन इलेक्ट्रिक के जैसा ही फास्ट रहता है। यहाँ से जो ये खींची गई तो तुरंत ये संवेदना सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ मज्जारज्जु पर गई। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो रीढ़ है, रीढ़ के अंदर जो ये रहता है, हॉलोनेस रहता है, इसके बीच में हमारा मेरुरज्जु रहता है, ये मेरुरज्जु पर गई। वहाँ ही तुरंत डिसीजन लिया जाता है और तुरंत उसकी संवेदना आज्ञा यहाँ भेजी जाती है कि आप सिकड़ो या नहीं सिकड़ो, जो कुछ करना है वहाँ से ये आज्ञा दी जाती है। मांसपेशियाँ, ये भी है कि है मांसपेशिया का ओरिजिन और इंसर्शन, उसका शुरुआत कहाँ से हुई, मांसपेशी की शुरुआत कहाँ से हुई और उसका एंड कहाँ से हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मांसपेशी की शुरुआत है क्लोजर टू एक्सियल स्केलेटन, शरीर के नज़दीक जो है यहाँ से उसका शुरुआत होती है, और एंड उसके आगे के बोन पर रहता है उसका, तो ही उसका बोन, आगे का बोन खींचा जाएगा, हड्डी खींची जाएगी ये, और ख़त्म होना अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी यही यहाँ दिखाता हूँ कि ये बाइसेप मसल है मेरा, ये बाइसेप मसल का देखिए इंसर्शन ओरिजिन है। ये ओरिजिन देखिए यहाँ इतना चिपका हुआ रहता है कि कितना भी खींचेंगे तो नहीं खींच सकते हम, या नहीं कुछ उसे सिवाय के टूट सकता है। और उसका इंसर्शन यहाँ ओरिजिन है, और इंसर्शन देखिए ये हड्डी पर नहीं है, उसकी हड्डी अगली हड्डी पर है। ये अगली हड्डी पर जाने से ये जब भी सिकुड़ता है तो ये हड्डी ऊपर की ओर उठ जाती है। और हम जब भी आसन करते हैं तभी ये क्रिया जितनी झटके से करेंगे उतना ये मसल्स ज़्यादा एक्साइट होगा, ट्रेमर्स आ सकते हैं, बाकी कुछ हो सकता है। इसके लिए खास करके आसन में हम बोलते हैं कि जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट ये आपको नज़दीक लाना है, ताकि ये मसल लयबद्ध स्थिति में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो। हम जब भी आसन करते हैं तभी ये खास करके ये बोला जाता है। सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? हमारी कूल्हे की मांसपेशी, कूल्हे की यानी नितंब के पाइप, ये पीछे की,
यहाँ की, कि जहाँ डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं वो क्यों वहाँ इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि वहाँ की मांसपेशी जो है मसल मास बहुत ही बड़ा रहता है, वहाँ सबसे बड़ी मांसपेशी है ये। मसल मास बड़ा रहने से वहाँ एब्सॉर्प्शन ब्लड वेसल्स भरपूर रहती है। इंजेक्शन देने के बाद में ब्लड वेसल्स तुरंत उसका काम करती है और ये दवा को अंदर की ओर खींच लेती है और इफ़ेक्ट तुरंत आता है। सबसे लंबी मांसपेशी जो है सार्टोरियस, सार्टोरियस कहाँ रहता है ये भी बताता हूँ। सार्टोरियस यहाँ से चालू होता है और ये घुटने के अंदर के बाजू यहाँ एंड होता है, बहुत ही ऐसे लंबा पतले के जैसे रिबन के जैसा ये रहता है और ये सबसे लंबी मांसपेशी है जिसको हम सार्टोरियस बोलते हैं। तीसरी सबसे छोटी मांसपेशी है ये स्टेपिडियम बोलते हैं। ये खास करके कान की जो 3 हड्डियां हैं उसमें की जो लास्ट हड्डी है वो दूसरी और तीसरी हड्डी को जॉइन करने वाली 1 मिलीमीटर साइज़ का वो मसल रहता है। उसका काम क्या है, ये हड्डियों को स्टेबिलिटी देना और ये स्टेबिलिटी इस मसल से मिलती है। मूवमेंट्स देखिए, अभी ये मूवमेंट भी कैसी है, यानी हिलचाल, मसल की हिलचाल कैसी रहती है। देखिए एक तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन यानी ये नज़दीक लाना, शरीर के नज़दीक लाना। एक्सटेंशन यानी शरीर से दूर जाना, ये शरीर से दूर गया, एक्सटेंशन। तीसरा है प्रोनेशन, ये प्रोनेशन यानी ये जो है प्रोन, ये प्रोनेशन है, ये सुपाइनेशन है। देखिए मसल्स की वजह से ये हो रहा है। रोटेशन, ये रोटेशन हम जब करते हैं, ये एब्डक्शन यानी शरीर मेरा यहाँ है, शरीर मेरा यहाँ है और ये मेरा हाथ यहाँ है, ये हाथ, ये एब्डक्शन हुआ और वहाँ दूर से नज़दीक लाया तो ये एडक्शन हुआ। ये दूर का और नज़दीक का जो एक्शन और एडक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे ही हमारी हिलचाल बराबर होती है। यही इसके ये हिलचाल दिखाई है, इसे सभी मसल्स की वजह से ही होती है। हमारी शरीर की हिलचाल, कोई भी हिलचाल रही, ये हमारे मांसपेशियों की वजह से ही होती है। इसके लिए देखिए एक फ्लेक्शन यानी शरीर को ये हाथ को नज़दीक लाना, हाथ को दूर लाना यानी एक्सटेंशन है। यहाँ गर्दन को पीछे की ओर ले गया तो दूर ले गए तो ये एक्सटेंशन हुआ, शरीर के नज़दीक लाए तो ये फ्लेक्शन हुआ। ये जो है एक्सटेंशन, ये रोटेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन जो भी बोला ये भी है, एडक्शन एबडक्शन, ये सभी जो है ये मसल्स की वजह से ही होता है। शारीरिक हिलचाल के समय संबंधित अंग और धड़ लगातार एक दूसरे को संतुलन की क्रिया में स्थिरता के लिए अनुकूल होते हैं। इसका थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। शारीरिक हिलचाल के समय, ये शारीरिक हिलचाल के समय संबंधित अंग, समझो मेरा ये अंग है और ये मुझे यहाँ लाना है। संबंधित अंग और धड़ लगातार एक दूसरे को संतुलन और स्थिरता के लिए अनुकूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये भी देखिए। समझो मैं अभी खड़ा रहा हूँ तो यहाँ मसल के टोन की वजह से मैं खड़ा रहा हूँ। मसल टोन गया कि मैं गिर जाऊँगा। यहाँ ये ना गिरने के लिए यहाँ आगे के मसल है मुझे पीछे खींचते हैं और पीछे के मसल मेरे को आगे खींचते हैं। ये दोनों की आगे की खींचातानी जो है ये स्थिरता के लिए अनुकूल बनाते हैं। ये इसकी फिगर मैं यहाँ दिखाता हूँ। इस प्रकार हमारी ऐच्छिक हिलचाल सहजतापूर्वक नर्व्स और मसल्स के यानी न्यूरोमस्कुलर सहयोग से संयोगित होती है। ये कैसे होता है? मसल्स और नर्व्स ये दोनों का संयोजन, नर्व यानी नाड़ियाँ, ये जो नाड़ियाँ हैं एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है, ये संवेदना ऐसी भेजते हैं कि आप मसल्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो, आप थोड़े से इधर की मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो ताकि ये मेरा शरीर खड़ा रहे। ये सभी जो है एक दूसरे के सहयोग से नियंत्रित है। यही मैं आकृति अभी दिखाता हूँ। जब भी मैं खड़े हुए सबसे हमारे आसनों में हम जो आसन खड़े हुए आसन करते हैं, ये खड़े हुए आसनों में खास करके मसल्स के लिए खड़े हुए आसन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसे समझिए। क्यों? क्योंकि हर एक मसल्स को बैलेंस के लिए कम ज़्यादा उसका टोन करना पड़ता है
आगे का यहाँ जब कम ज़्यादा हुआ, यहाँ समझो ज़्यादा हुआ तो पीछे का कम होता है और उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखिए पेट के मांसपेशियाँ खड़े रहने के लिए पेट की मांसपेशियाँ नीचे की ओर सिकुड़ी गई, तो यहाँ पीठ की मांसपेशियाँ ऊपर की ओर खींची गई। नितंब के उसी समय नितंब के स्नायु नीचे की ओर खींचे जा रहे हैं, पैर के स्नायु नीचे की ओर खींचे जा रहे हैं, यानी खड़ा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ से भी ये मांसपेशियाँ उसको और खड़ा करने के लिए यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। यहीं दिखाया है, यही है यहाँ के जो जंघाएँ है, जंघा के ये मसल्स ये देखिए, यहाँ से ये नीचे की ओर खींचे जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं और यहाँ से खींचे जा रहे हैं ताकि मेरा पैर पक्का हो। बहुत ही अच्छी क्रिया रहती है ये। डायफ्राम श्वसन की क्रिया का महत्वपूर्ण है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम कहाँ रहता है? ये यहाँ रहता है, छाती के नीचे और पेट के मध्य में। पेट और मध्य को सेपरेट करने वाला जो डायफ्राम है, ये भी एक मसल ही है और ये मसल लगातार आकुंचन होता है और प्रसरण भी होता है। ऐच्छिक मांसपेशियों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो छाती और पेट की गुहा को अलग करता है। ऐच्छिक मांसपेशियों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि रेस्पिरेशन हमारा इस पर ही डिपेंड रहता है। ये कहाँ रहता है? ये देखिए, ये डायफ्राम कि जो छाती और ये पेट, वो दोनों को अलग करता है। जब भी ये डायफ्राम सिकुड़ता है, उसका आकार कम होता है, तो वो नीचे की ओर चला जाता है, पेट की ओर चला जाता है। पेट की ओर जाने से निगेटिव प्रेशर छाती में तैयार होता है और निगेटिव प्रेशर होने से बाहर की हवा जो है पूरी अंदर की ओर खींची जाती है। और जब ये वो शिथिल होता है, तभी ये जो स्नायु है ये ऊपर की ओर आ जाते हैं, दबते हैं, लंग्स को दबाते हैं, फेफड़े को दबाते हैं और ये दबाते हुए पॉजिटिव प्रेशर यहाँ तैयार हो जाता है। और ये पॉजिटिव प्रेशर तैयार होने से बाहर का प्रेशर और ये लंग्स का प्रेशर, दोनों के प्रेशर में डिफरेंस, ज़्यादा लंग्स का प्रेशर है तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी। श्वास, अभी ये जो डायफ्राम का है कार्य, श्वास भरना, छींक भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर कोई गया, कोई वस्तु गई, फॉरेन बॉडी गई, तो उसको तुरंत बाहर कैसे निकाले, ये इसका काम डायफ्राम करता है। मलमूत्र त्यागने में सहायता, आप देखेंगे कि जब भी मूत्र त्यागते हैं या मल त्यागते हैं तभी हम जोर देते हैं। ये जोर आता कहाँ से है? ये हमारा डायफ्राम जोर देता है, पेट के अवयवों पर दबाता है। ये डायफ्राम पर ये त्यागने में सहायता। गहरा लंबा श्वास, देखिए अभी इसमें मैं योग के साथ अभी जोड़ता हूँ। गहरा लंबा श्वास, वक्ष श्वसन और उदर श्वसन, ये तीनों श्वसन हमारे डायफ्राम को आभारी है। अभी ये देखिए छींक का अभी कैसे होता है, ये भी आप मैकेनिज्म देखिए। पेट की जब छींक आती है तभी पेट की मांसपेशियाँ, ये पेट की मांसपेशियाँ हैं, छाती की मांसपेशियाँ, डायफ्राम, स्वरयंत्र की मांसपेशियाँ, गले के पीछे के भाग की मांसपेशियाँ और आँखों की मांसपेशियाँ, ये सभी देखिए। आप कभी खुली आंखें रखते हुए छींक नहीं कर सकते, ऐसे करके छींक नहीं, सभी ये यानी इसका ऊपर से जो कुछ ये संवेदना जाती है कि ये मसल्स को काम करना है, तो इमीडिएटली वो सेट ऑफ मसल्स साथ में काम करते हैं और जोर से छींक आती है और अंदर का जो कुछ फॉरेन बॉडी है वो बाहर की ओर चली जाती है। छींकते समय, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छींकते समय उसकी गति 150 किलोमीटर तक रहती है। यहाँ से छींक की जो गति है 150 किलोमीटर रहती है और 1,00,000 छींटे हवा में फेंकती है। हम जब ये पूरे निकालते हैं तो अंदर लिक्विड रहता है, फ्लूइड रहता है। ये फ्लूइड एक साथ में जो बाहर निकलते हैं, इसके छींटे जो है 1,00,000 छींटे बाहर निकलते हैं। इसको मैं साथ में अपने कोरोना के साथ में मैं जोड़ूंगा। मास्क क्यों पहने को बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1,00,000 छींटे, समझो मैंने छींक की, कोरोना में छींकें आती है, खांसी आती है, खांसी भी छींटे बाहर निकालती है और छींक भी छींटे बाहर निकालती है। जब भी मैं मास्क अंदर की ओर लगाता हूँ तो ये छींटे यहाँ की यहाँ रहती है, हवा में फैलती नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कोरोना में खास करके मास्क लगाना अत्यंत ज़रूरी है ताकि मेरी ये छींटे हवा में स्प्रेड ना हो। यही आपको हिचकी का बोलता हूँ। हिचकी, जो हिचके ऐसे हम जो करते हैं डायफ्राम के आकस्मिक और तीव्र आकुंचन से, ये डायफ्राम जो है ये तीव्र और आकस्मिक आकुंचन से झटके से श्वास
लिया जाता है, अंदर की ओर हम भरते हैं, श्वास अंदर की ओर विशिष्ट आवाज़ के साथ जाती है, ऐसे हम करते हैं, तो ये इस विशिष्ट आवाज़ के साथ में ये डायफ्राम इतना जोर से नीचे की ओर जाता है कि अंदर की जो हवा, बाहर की हवा है, ये अंदर की ओर चली जाती है और एक विशिष्ट आवाज़ भी आता है जिसको हम हिचकी बोलते हैं। अभी एक मसल टोन भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है मसल टोन, क्योंकि हम जब भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग में हम जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो हमारा मसल्स कितना डेवलप हुआ है, मसल का टोन कितना डेवलप, और मसल का टोन डेवलप होना जरूरी है। मसल टोन यानी मसल का कोई भी क्षण अल्पतन खिंचाव में रहता है, कोई भी क्षण। हम सभी में बैठूँ, हम बोलते हैं शवासन में कि शवासन में लेट जाइए, पूरे मसल को ढीला कर दीजिए, ये ढीला किया बराबर है, मगर तो भी उस क्षण भी अंदर की ओर मसल टोन रहता ही है, और ये मसल टोन होना जरूरी है। ये मसल टोन नहीं रहा तो हमारा सर्कुलेशन भी पूरा बिगड़ जाएगा, हमारी रक्त भ्रमण प्रणाली भी बिगड़ जाएगी। मसल टोन नींद में कम से कम रहता है। ये मसल टोन हम जब भी नींद में सो जाते हैं या शवासन में या योग निद्रा में हम जब जाते हैं, तभी ये मसल टोन कम से कम रहता है। मगर जब भी वहाँ की नर्व कट जाती है, समझो कुछ कारण से, एक्सीडेंट से हुआ या कुछ यहाँ से पैरालिसिस हो गया, तब ये मसल्स पूरी तरह उसका टोन नष्ट हो जाता है। और देखिए मैं अभी यहाँ मेरा स्टोन है, अभी समझो मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे इतना तुरंत नहीं जाएगा, मगर यहाँ के नर्व का सप्लाई ही कट हो गया, पैरालिसिस हो गया, ऐसे गिर जाएगा हाथ, उसका मसल टोन जीरो हो जाएगा। ये इसके लिए आपका मसल टोन होना जरूरी है। जब मसल टोन बना रहता है तब रक्तवाहिनी से रक्त संचार की क्रिया चालू रहती है। क्यों? क्योंकि मसल थोड़ा सा दबता है, वो दबता है कहाँ से? अंदर की ओर की ब्लड वेसल पर दबता है, अंदर की हड्डियों पर दबता है, और वहाँ का जो कुछ ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड सप्लाई मेरे हृदय की ओर चला जाता है शुद्धिकरण के लिए। हृदय से तो प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर में ही जाता है तो अंत तक पहुँचने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हृदय तक पहुँचाने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी मेरी ब्लड वेसल्स काम करती है, और ये करने के लिए खास करके मसल टोन होना जरूरी है। हर एक मसल समूह बारी बारी से आकुंचित हो रहा है। देखिए अभी यहाँ से शुरू किया, मुझे ये मसल, तो पहले यहाँ आकुंचन होगा, बाद में यहाँ आकुंचन होगा, बाद में यहाँ होगा, ये धीरे 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 ये आकुंचन होते हुए यहाँ का पूरा जो ब्लड सप्लाई है ऊपर की ओर चला गया दबाते हुए, और ये शुद्धिकरण के लिए चला जाता है। अलग अलग मानसिक अवस्था में मसल टोन पर अलग अलग असर होता है। ये भी है हमारी मानसिक स्थिति, इसके लिए तो हम बोलते हैं कि आसन और प्राणायाम में हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जितनी मानसिक स्थिति अच्छी होगी इतना मेरे मसल टोन पर अच्छा असर होगा, बुरा असर नहीं होगा। मसल टोन कभी बढ़ता है? मसल टोन बढ़ने के लिए अति मानसिक उत्तेजना यानी हाइपर एक्साइटमेंट, भय, चिंता, अति आनंद, आत्मविश्वास, ये जो सभी है इससे मसल टोन बढ़ता है। और ये बढ़ता है तभी वो आत्मविश्वास भी इसका बढ़ने हुआ लगता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जैसे लगता है। आदमी ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा है, जो बोलो जो आएगा करूँगा करके से, ये इसका आत्मविश्वास बोलता है। उसकी ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे ईगो में भी वो ऐसा सीधा है, उसके मसल्स पीछे जाएंगे, ये जिससे शरीर के पोस्चर में भी फर्क पड़ता है। शरीर खड़ा रहना, उसका जो कुछ आकार है, ये आकार में भी फर्क पड़ता है। जब भी इससे टोन बढ़ता है तभी सभी मसल्स का टोन बढ़ने से मसल्स खींचे जाते हैं और शरीर पूरा खींचा जाता है, ये ऐसा अक्कड़ में खड़ा रहता है। मगर जब ये कम होता है तो अति दुख, अवसाद, खराब मनोदशा, इसमें फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, देखिए ऐसा लूज होगा, ऐसे बैठ जाएगा, मसल पूरे ढीले हो जाएंगे। मसल ढीले हुए इसका मतलब कि मसल्स के टोन, ये टोन उसका कम हो गया। ये टोन कम होने से फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, ये एकदम ढीला हो जाएगा। निराशा, व्यक्ति का बैठे हुई स्थिति में आगे झुकना, ये स्थिति होगी। आप देख के पहचान जाएगी निराश है या कैसा है या एक्साइटेड है। ये इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज हमारे मसल टोन पर डिपेंड रहती है, यानी मस्कुलर सिस्टम पर डिपेंड रहती है। इसके लिए आपको मसल टोन भी सीखना जरूरी है। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है, योग सिखाते समय निपुण शिक्षक को साधक के मसल टोन का भी ख्याल रखना आवश्यक है। वापस मैं बोलता हूँ ये वाक्य, इसीलिए योग सिखाते समय
निपुण शिक्षक को साधक के मसल टोन का भी ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। मैं शिक्षक हूँ, मैं यहाँ ले रहा हूँ, और यहाँ भारतीय एक संस्थान हमें क्या बोलता है, शिक्षक आंखें खुली रखते हुए हमारे साधक पर ध्यान दीजिए। मगर कभी कभी शिक्षक खुद आंखें बंद करते हुए करता है, तो इसका मसल टोन कितना है, हमारे साधक का मसल टोन कितना है, ये ख्याल नहीं आता। दूसरा, हमारा संस्थान ये भी बोलता है कि करेक्शन के लिए बीच में कोई करेक्शन वाले खड़े हो जाइए। ये करेक्शन यानी क्या, उसका मसल टोन कैसा है वो खास करके उसको देखना है, ना कि खाली खड़े हुए आसन वो बराबर कर रहा है कि ये देखना है, ऐसा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये, योग सिखाते समय निपुण शिक्षक को साधक के मसल टोन का भी ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। अभी ये मांसपेशियों का सिकुड़ना 3 टाइप का रहता है। मांसपेशी जो सिकुड़ती है, ये सिकुड़ना 3 प्रकार का रहता है। एक तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके हिंदी शब्द, ये मराठी शब्द नहीं है, इसके लिए मैंने नहीं ली क्योंकि इसमें हिंदी शब्द ऐसे तो नहीं है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मेरी लेंथ है, मेरी जो अंदर की, ये समझो ये 10 इंच है, तो ये 10 इंच मसल का, ये 10 इंच के 10 इंच ऐसे के ऐसा रहेगा, मगर उसका टोन बढ़ेगा। समझो मैंने यहाँ वजन उठाया या पुस्तक उठाई, तो ये पुस्तक यहाँ से यहाँ पकड़ के रखी है, तो यहाँ से आकार तो कम नहीं होगा, मगर इसका मसल का टोन देखिए, आप हाथ लगा के देखेंगे तो मसल का टोन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये 2 टाइप का रहता है, ऊपर आते समय भी इतना रहता है, या नीचे जाते समय भी, नीचे हाथ को हम जब नीचे ले जाते हैं तभी भी, समझो वजन हमें थैली उठाई है, और ये थैली उठाते समय हम चलते तो थैली नीचे ज़मीन को ना लगे, इसलिए थोड़ा सा ऊपर के उठाते, तभी आपके मसल्स को देखेंगे तो ये मसल्स की लेंथ कम नहीं होगी, मसल उतने के उतना रहेगा, मगर उसका टोन बहुत ही बड़ा हुआ रहेगा। 2 टाइप में, एक तो जब कॉन्ट्रैक्शन में और ये रिलैक्सेशन में, दोनों में इसकी लेंथ एक रहती है मगर मसल टोन बढ़ा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें टोन बढ़ता है, इसमें टोन जो है वो टोन एक ही रहता है। अभी देखिए एक्सेंट्रिक, इसमें 2 टाइप है, एक्सेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। अभी ये समझो मैंने यहाँ से ये उठाया, कुछ तो वजन उठा रहा हूँ, फिर ये थैली उठा रहा हूँ, समझो ये थैली उठा रहा हूँ, तो इसका आकार कम होने लगा है, ये आकार कम होने लगा है, साथ साथ मेरे मसल्स का ये जो बीच में का आकार है वो भी गोलाकार हो गया, ज़्यादा उसका सरकमफरेंस जो है वो भी बढ़ गया है। और ये एक कॉन्सेंट्रिक यानी जब भी मैं ये ऐसे अपनी ओर खींचता हूँ तभी ये आकार बढ़ता है, और ये एक्सेंट्रिक यानी मैं नीचे की ओर जब भी ले जाता हूँ उसको, तो एक्सेंट्रिक यानी उसका जो आकार है वो कम होता है, पतला हो जाता है। इसको आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में आपको बोलूँ तो डोरी पर, समझो डोरी ली और हमने सिखाए, तो कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में हमारे मसल्स काम करते हैं, कंटिन्यूस। और इसको ये कंटिन्यूस एक ही रफ्तार से ये काम करते हैं, इसको आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये कांस्टेंट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रहता है, कांस्टेंट ये कॉन्ट्रैक्शन रहता है। यौगिक दृष्टिकोण से अभी हम इसमें योग के साथ जो जोड़ता हूँ, ये मस्कुलर सिस्टम को यौगिक दृष्टिकोण से मानसिक आघात या तनाव का शरीर के मांसपेशियों पर विपरीत परिणाम होता है। मानसिक आघात या तनाव का शरीर के मांसपेशियों पर, क्योंकि अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि कैसे आघात होता है या कैसे उसकी एक्साइटमेंट होती है, कैसे डिप्रेशन में जाता है, तो उसी का सभी मांसपेशियों पर विपरीत परिणाम होता है। यदि आसन सही ढंग से तनाव मुक्त स्थिति में किया जाए तो मांसपेशियों के साथ तंत्रिका तंत्र यानी मेरा नर्वस सिस्टम का तालमेल अच्छा होता है। ये खास करके आसन और प्राणायाम करते समय, प्राणायाम में हमारे शरीर नहीं हिलता, मस्कुलर सिस्टम हमारी बहुत काम नहीं करती, खाली हम यहाँ से ऐसे ही करते हैं। मगर आसन में खास करके यदि आसन सही ढंग से तनाव मुक्त स्थिति में, मेरा तनाव मुक्त, ये हमारा माइंड भी बिल्कुल शांत है, पेट भी खाली है, चाय नहीं पी है, तभी जब भी मैं आसन करता हूँ तो मांसपेशियों के साथ
तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का तालमेल अच्छा होता है, और इसकी वजह से ही इससे मसल टोन में सुधार होने से भावनात्मक संतुलन आता है। तभी हम आगे का प्राणायाम कर सकते हैं। पहले प्राणायाम क्यों नहीं और पहले हम क्यों आसन लेते हैं, ये कारण है कि पहले मानसिक स्थिति हमारी सुधार ली, ये सभी उसका तालमेल बराबर कर लिया, तो ही मेरा भावनात्मक संतुलन बराबर होता है। इसके लिए हमें आसन पहले करना जरूरी है और बाद में। और कई हमारे भारतीय संस्थान ने बहुत ही अच्छी तरह ये किया है कि एक सिस्टम लगा दी है कि पहले गहरा लंबा श्वास, फिर सूक्ष्म व्यायाम, गहरा लंबा श्वास जो कुछ है, और बाद में आसन, और बाद में हम प्राणायाम लेते हैं। कई जगह आपने देखा भी होगा कि प्राणायाम पहले लेते हैं और बाद में आसन लेते हैं। नहीं, ये खास करके इसका कारण यहाँ है, आपको अभी इसका मालूम होना चाहिए। यदि मांसपेशियों को हाथ की बाहर, अभी आसन हम कर रहे हैं और आसन करते समय जोर से हम खींचते हैं, ये खींचते समय हाथ के बाहर खींची जाए और उस खिंचाव को उसी स्थिति में यदि रखा जाए, तभी मांसपेशियाँ भी शक्तिपूर्वक सिकुड़ती है और उसका प्रतिकार करती है। यदि हम यहाँ खींचते हैं तो मांसपेशी भी उसको प्रतिकार करती है, और ये प्रतिकार करती है, एक टग ऑफ वॉर हो जाता है एक दूसरे से। इस खींचातानी से मांसपेशियों में कंपन पैदा होता है। देखिए, आप ऐसे खींच के पकड़ के रखेंगे और तो हाथ आपका खिल जाएगा, आपकी मांसपेशियाँ इतनी खींची जाती है कि उसमें कंपन पैदा होगा, ट्रेमर्स पैदा होंगे। मांसपेशियों का कार्य बढ़ाने से श्वासोश्वास और रक्त भ्रमण भी बढ़ता है। इसके लिए कहीं भी आसन करते समय आनंद से करना है, एक सुखमय अनुभूति होने की वजह से हम आसन बराबर कर सकते हैं। और ये हम जोर से करेंगे तो मेरी मांसपेशियाँ खींची जाएगी, मांसपेशी खींची जाने से वहाँ ट्रेमर्स होगी, मेरा स्थिरता नहीं रहेगी। ये स्थिरता होने की जरूरी है। आसन कभी भी, इसकी वजह से आसन कभी भी झटके के साथ या अनावश्यक जोर लगाते नहीं करना है। कई साधक हमने देखे हैं, इसके लिए तो बाजू वाले करेक्शन करने के लिए खड़े रहते हैं। शिक्षक आंखें खुली रखते हुए दिखता है उसकी तरफ, हमारे साधक की तरफ, कि वो झटके से तो नहीं कर रहा ना, अनावश्यक जोर तो नहीं ले रहा ना। आसन करने से पहले हमें खुद के शरीर के मसल टोन का पता होना अत्यंत आवश्यक है। वापस ये लास्ट सेंटेंस रिपीट करता हूँ, खास करके शिक्षक और करेक्शन करने वाले हमारे शिक्षकों के लिए। आसन करने से पहले हमें खुद के शरीर के मस्कुलर टोन का पता होना अत्यंत आवश्यक है। अभी सूक्ष्म व्यायाम क्यों करने हैं, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए यदि आसन में कम से कम शक्ति लगाते हुए, आसन में हम थोड़ी बहुत शक्ति लगाते हैं, मगर सूक्ष्म व्यायाम में हमें कहीं भी शक्ति नहीं लगाते, कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं होता, कहीं भी प्रतिकार नहीं होता, तभी कम से कम ताकत लगाते हुए करें, तभी मस्कुलर सिस्टम या उसका प्रतिकार बढ़ता नहीं। उसका प्रतिकार बढ़ता नहीं बढ़ता, कंपन नहीं होने वाला। एक इजीली उसकी जो कुछ क्रिया है वो इजीली होने वाली, कहीं भी इसका प्रतिकार नहीं है। मसल इजी और आसानी से करेंगे। जोड़ों का लचीलापन और उसकी हिलचाल पहले से बेहतर होती है। जोड़ों का लचीलापन और उसकी हिलचाल पहले से बेहतर होती है। इसी कारण से आसन के पहले सूक्ष्म व्यायाम करना लाभदायक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कभी भी आपको आसन और प्राणायाम, अभी जब क्लास में जाते हैं तो खाली बैठे बैठे हम गप्पे लगाते हैं आजू बाजू के से, उसके बदले खाली मेरे मसल्स को मैंने बराबर एक्टिवेट किया, मेरे जोड़ों को एक्टिवेट किया बिना प्रतिकार, तो सूक्ष्म व्यायाम करना लाभदायक होता है। जब मांसपेशियाँ शिथिल रहती है तब मसल टोन भी कम होने से मसल टोन भी कम रहता है। मांसपेशियाँ शिथिल हो गई तो मसल टोन भी कम हो गया और चिंता और तनाव की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसका मतलब है कि मैं इतना धीरे से आराम से मैं करता हूँ कि वहाँ मेरे में चिंता भी नहीं रहती और बाद में तनाव भी नहीं रहता। तनाव कभी रहेगा जब मैं खींचने की क्रिया करता हूँ तो मेरा मन यहाँ से बहुत ही एक्टिवली काम करता है, यहाँ संवेदना पहुँचाता है कि आप ऐसे करो वैसे करो। और वही मैं जब मैं ढीले से करता हूँ तो ब्रेन को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन खाली आपको हल्के से खींचना है तो उसका मन भी शांत रहेगा, मन की एक्टिविटीज़ भी कम रहेगी।
मांसपेशी प्रणाली, मांसपेशियाँ यह विशेष तरह की ऊतक या टिश्यूज़ है जो रासायनिक क्रिया को, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य बोल रहा हूँ क्योंकि ये अपने कौन सा है वो दत्त का पिक्चर दिखा था, संजय दत्त का, कि जिसमें वो डॉक्टर बना था और उसमें बोला कि केमिकल लोचा है करके। ये सभी केमिकल क्रियाएं अंदर होती है शरीर के अंदर। ये अभी थोड़ा सा उसमें डिटेल जाता हूँ कि ये केमिकल क्रिया कैसी होती है। मांसपेशियाँ यह विशेष प्रकार की ऊतक होती है जो रासायनिक क्रिया को, या रासायनिक क्रिया को मैकेनिक शक्ति में, यानी कि शक्ति और बल में बदल देती है, कन्वर्ट कर देती है। कैसे? ये देखिए रासायनिक क्रिया। जब भी शरीर, ये मसल्स में ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज के साथ साथ रक्तवाहिनी के साथ उसको ऑक्सीजन मिला, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन उनके संयोजन से एक केमिकल रिएक्शन होती है और बाद में पायरुविक एसिड ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, एक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, गर्माहट पैदा होती है। ये केमिकल की रिएक्शन से शरीर में गर्माहट पैदा होती है और हमारे शरीर की गर्माहट हमारे मसल टोन का काम करना या मसल्स का काम करने उस पर डिपेंड होती है। जब मसल्स बिल्कुल केमिकल क्रिया ही होती नहीं तो हीट पैदा होने वाली नहीं है। जब भी आदमी का डेथ हो जाता है, मरण हो जाता है, तभी उसमें कोई भी केमिकल क्रिया नहीं होती तो हीट निर्माण नहीं होती। ये खास करके कारण है। और बाद में पायरुविक एसिड प्लस ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का ये अभी कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निर्माण हुई, गर्माहट निर्माण हुई। अभी ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ADP में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फॉस्फेट, और ये एनर्जी पैदा होती है। ये दो टाइप की रिएक्शन है। ये पहली रिएक्शन, बाद में ये दूसरी रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरह होती है और मस्तिष्क से इसका संबंध रहता है। इसके लिए हमारी मानसिक स्थिति भी, जब भी हम आसन करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी मेरी ये एनर्जी निर्माण होगी। उड्डयन बल, हम जब भी उड्डयन बल लगाते हैं या नौली क्रिया में डायफ्राम और पेट की मांसपेशियों का आकुंचन होने से पेट में पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर तैयार होता है। ये उड्डयन बल हम यहाँ से लगाते हैं, पेट को, नाभि को अंदर की ओर हम खींचते हैं, या नौली क्रिया में उसके मसल्स को, वहाँ तो जो मसल्स है इसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनिस, इसके साथ में ये सब खड़ा रहता है मसल पट्टों के जैसा। ये खास करके लगातार खींचता है, दबता है, खींचता है, रिलैक्स होता है। तो ये खास करके नौली क्रिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। बंद और मुद्रा में जब भी हम बंद लगाते हैं, मूलबंद लगाते हैं या कौन से उड्डयन बंद लगाते हैं, और मुद्रा लगाने से शरीर के विशिष्ट मांसपेशियों के वाल या स्फिंक्टर प्रभाव में आने से वहाँ के तंतुजाल भी प्रभावित होते हैं। जब भी मैं अंदर की ओर खींचता हूँ, मूलबंद में अंदर की ओर लेता हूँ, तो अंदर जो कुछ नर्व एंडिंग है, ये जो नर्व एंडिंग है ये एक्टिवेट होती है और वो संवेदना वहाँ देती है। अश्विनी मुद्रा खास करके, कि जिसको हम बारंबार सिकुड़ते हैं, ढीला करते हैं, सिकुड़ते हैं, ढीला करते हैं। वहाँ का जो वाल है वो वाल पक्का होता है। और वाल ही कौन किससे बना रहता है? मस्कुलर टिश्यू से ही बना रहता है, मसल से ही बना रहता है। एनर स्फिंक्टर बारंबार संकुचित और फैलते हैं। जब भी हम आसन में मांसपेशियों को शांतिपूर्ण ढंग से और शिथिल सांस से प्रभावित करते हैं। देखिए, मांसपेशियों को दो शब्द यूज़ किए हैं, शांतिपूर्ण ढंग, एक आजू बाजू कहीं भी ध्यान नहीं, इसके लिए मेरी आंखें बंद है, शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल विचार नहीं है, कुछ नहीं है, और शिथिलता से मेरे शरीर एकदम मैंने शिथिल कर दिया है, प्रभावित करते, तभी आसन की क्रिया में ऊर्जा का कम से कम खर्च होता है। इसके लिए आसन करते समय खास करके अभी ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा खर्च कैसी होती है? जब हम ये करते हैं, ज़्यादा जिम में जाते हुए करते हैं, तो लगातार ये क्रिया करते हैं, आइसोकाइनेटिक क्रिया ये लगातार करते हैं, इसमें एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, थकान भी ज़्यादा आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा सिक्रेट होता है, और पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड
ये ज़्यादा सीक्रेट होने से मसल ज़्यादा थक जाते हैं और ये टोटली यहाँ नहीं रहता। अभी खास करके मसल्स की विशेषताएं बोलता हूँ। हंसी की क्रिया में 43 मांसपेशियाँ प्रभाव में आती है। कितनी? 43 मांसपेशियाँ। खाली मैं खाली यहाँ से हंसता हूँ, खाली हिस्सा हूँ तो भी, और हंसने के साथ में जब भी मैं हंसी की क्रिया ये करता हूँ तो मेरे पेट के मसल्स, पीठ के मसल्स, कंधे के मसल्स, हड्डियों के या मेरे हाथ के मसल्स, ये सभी प्रभाव होने से इतनी मसल्स क्रिया हमारी प्रभाव में आती है हंसी की क्रिया में। मानव का हाथ, ये हाथ भी आपको बोल देता हूँ, खाली यहाँ से मेरे कंधे तक, ये कंधे तक मेरी कलाई है, ये कलाई है, हथेली, कोहनियाँ और उंगलियाँ से बनी हुई रहती है, ये सभी है। 27 हड्डियों से ये यहाँ से यहाँ बना हुआ रहता है, 27 हड्डियाँ है, इसका मतलब 27 जोड़ है आपके यहाँ। 34 मसल्स है इसमें, यहाँ से यहाँ 34 मसल्स है। 100 से अधिक लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स यानी क्या, ये भी बोल देता हूँ। जब भी मसल्स, यहाँ मसल पूरा गोलाकार रहता है मगर धीरे धीरे यहाँ से छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है और एक बड़े दौड़ के जैसे कड़क हो जाता है कि जिसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। 100 से अधिक लिगामेंट्स वहाँ रहती है। टेंडन्स रहते हैं, लिगामेंट्स उसको पकड़ने वाले, सांधे को पकड़ने वाले लिगामेंट्स यानी जोड़, टेंडन्स। अनेक रक्तवाहिनियाँ अब नर्व्स रहती है, खाली हाथ में है, पैर का तो बोला ही नहीं है, शरीर का तो बोला ही नहीं है। हाथ से फेंकना, हम फेंकते हैं। आदमी 2 टाइप के अलग अलग ये करता है, जो सभी प्राणी है उसमें से 2 टाइप में अलग है। एक हंसना आता है, दूसरे प्राणी हंस नहीं सकते और आदमी फेंक सकता है, सिवा के कोई मंकी, मरकट, ये फेंकता है मगर इतनी फेंकने की क्रिया इतनी अच्छी नहीं होती। मगर आदमी में फेंकने की क्रिया इतनी अच्छी होती है, दूसरे कोई भी प्राणी में नहीं होती। फेंक नहीं सकता कोई प्राणी। 145 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रहती है, यानी मसल्स कितने जोर से काम करते हैं ये आपको दिखाता हूँ। वजन उठाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? वर्ल्ड रिकॉर्ड 484 केजी, 484 केजी वजन हम उसने उठाया था। कितना पावरफुल रहेंगे उसके मसल्स, ये खास करके आपको देखना है। तो कैलाश देखा ही तुमने? हाँ, ये फेंकने की क्रिया 145 किलोमीटर पर आवर रहती है, बराबर है। अभी ये फेंकने की क्रिया समझो हमने एक रेजिस्टेंस के साथ की तो कितना काम करना पड़ता है, एक मसल्स को नहीं, सेट ऑफ मसल्स को काम करना पड़ता है यहाँ। ये लाइट गए हैं, अभी मैंने दूसरी लाइट लगाई है, इसके लिए एक 2 मिनट जरा मुझे लगेगी। नहीं वांधो नहीं, ये दिखा रहे सर को इसमें। लाइट आएगी तभी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे का ले रहा हूँ। आप खाली मेरी तरफ ही ध्यान दीजिए। ये हाथ से फेंकना हुआ। बाद में अप्रशिक्षित जो जिसको प्रशिक्षण नहीं दिया, वजन उठाने का प्रशिक्षण नहीं दिया, वो कितना उठा सकता है? 60 से 80 केजी तक का वजन वो उठा सकता है। 2 मिनट, यहाँ लाइट आ गई है, आया तो आपको उसमें रुचि आएगी।
अप्रशिक्षित व्यक्ति 60 से 80 केजी वजन उठा सकता है। जिसको प्रशिक्षण नहीं दिया वो भी उठा सकता है, अपने वजन से भी थोड़ा सा ज़्यादा उठा सकता है। कितने मसल्स उसके पावरफुल रहेंगे। लंबी छलांग, यहाँ से लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, ये सभी ऊंची छलांग लगाना, हंसना, खाना, पलके झपकाना, लिखना, बोलना, सुख दुख व्यक्त करना, मलमूत्र त्यागना, ये सभी क्रियाएं हमारे मस्कुलर सिस्टम से ही होती है। यानी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी मस्कुलर सिस्टम, और मसल सिस्टम को हमें कैसे डेवलप करना है ये देखना है। मांसपेशियों के वजन की तुलना में सबसे शक्तिशाली मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है, जिसका नाम है मैसेटर। ये यहाँ आप वहाँ बैठिए, सभी बैठिए और खाली दोनों दांतों को दबाइए, और दबाते समय आप हाथ यहाँ रखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ जो मसल दबता है ये मैसेटर मसल दबता है। और ये वैसे तो छोटा रहता है मगर इसकी ताकत कितनी रहती देखिए। यदि जबड़े की सभी मांसपेशियाँ एक साथ दबाई जाए, जबड़े की मांसपेशी, फिर यहाँ का भी, यहाँ आप हाथ रखेंगे और यहाँ दबाएंगे तो यहाँ भी एक मसल है। ये अलग अलग टाइप के मसल्स है, ये सभी एक साथ दबाए गए तो मेरे इंफीरियर में सुड़ेदार जिसको बोलते हैं 25 केजी का दबाव पड़ता है। ये यहाँ 25 केजी का दबाव पड़ता है। मगर यही जब भी मैं ये मोलर यानी हम दाढ़ों पर इसको दबाते हैं तभी 90 केजी का प्रभाव पड़ता है इसका। कितना पावरफुल रहेगा मेरा मसल, मैसेटर मसल, कि जो इतनी जोरदार ये क्रिया करता है। एक अलग बोलता हूँ कि मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं, मसल्स का इसमें आया इसके लिए बोल रहा हूँ। मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि 500 पाउंड यानी लगभग 2200 केजी पर स्क्वायर इंच यानी इतना, इस पर इतना 2200 किलोग्राम का वजन पड़ता है। तब का दबाव लेकर अपने बक्ष को चबा सकता है। मगर उसका उल्टा बोलता हूँ मैं कि मगरमच्छ बंद करने में जो इतना 2200 किलोग्राम का वजन देता है इतना, मगर खोलते समय इसके मसल इतने वीक रहते हैं कि हम हथेली से उसका जबड़ा दबा है तो खोल नहीं सकता। खोलने के लिए उसके मसल्स बहुत ही वीक रहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये स्ट्रेच मसल है, एक खाली का आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए थाइस के मसल्स है, ये पैर के मसल्स। ये जब भी मेरे पैर को मैं ऊपर की ओर लेना है तो यहाँ से पहले तो संवेदना यहाँ से जाएगी, ब्लू कलर की है ये, ब्लू कलर की यहाँ से मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी यानी मज्जा रज्जू में जाएगी। वहाँ से तुरंत उसका असिमिलेशन होगा, उसको आज्ञा देगी और ये आज्ञा बाद में हरी यहाँ आएगी और बाद में उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है। उसके साथ साथ यही क्रिया इसको भी देता है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ रिलैक्स होना है आपको, तो ही मसल खींचे जाएगा ऊपर। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ रिलैक्स होना जरूरी है। आकुंचन और प्रसरण, ये दोनों का तालमेल इतना अच्छा होता है कि इसका मतलब है कि मेरी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम ये दोनों का तालमेल एक साथ होना जरूरी है। अभी थोड़े से आसन में दिखा रहा हूँ। ये आसन हम सब करते हैं, ये मसल्स में कौन कौन से मेजर मसल्स प्रभाव में आते हैं ये देखिए। ये वृक्षासन है, ये आगे से है, ये पीछे से है। जब भी मैं वृक्षासन में जाता हूँ तो ये थाइस के मसल्स, पेट के मसल्स भी खींचे जाते हैं। कई जगह यहाँ मेरे फेफड़े के मसल्स यानी मेरी या छाती के मसल्स ये भी खींचे जाते हैं। ये पेट के मसल्स, ये पीठ के मसल्स भी थोड़े खींचे जाते हैं। थाइस के मसल्स जो खड़ा है उसको तो यहाँ आगे पीछे करना है, कोई मसल्स को खींचना दबाना है, कोई को रिलैक्स होना है ताकि मेरा ये पोस्चर बना रहे। और यहाँ से भी ये बेंड किया है तो यहाँ थाइस के मसल यहाँ तक खींचे जाते हैं। उसका उल्टा यहाँ ये हाथ ऊपर लिया है, हाथ ऊपर लेने से यहाँ पीछे मेरा ग्लूटियस मसल जो अभी बोला, ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो सबसे बड़ा मसल्स रहता है, पावरफुल मसल रहता है, वो यहाँ रहता है। बाद में पैर के सभी मसल्स देखिए कैसे, और यहाँ से पीछे से ये मसल्स कैसे खींचे जाते। ये हर एक मसल्स या हर एक आसन में कुछ सेट ऑफ मसल्स अलग अलग टाइप के उस पर रिलैक्स होते हैं और दबते हैं। ये दबाव की क्रिया और रिलैक्स होने की क्रिया से बहुत ही अच्छी तरह मेरा आसन होता है। सेम थिंग यहाँ है गरुड़ासन। गरुड़ासन में भी देखिए हम गरुड़ासन में खड़े हुए करते हैं और हमारा दूसरा जो पैर खड़ा हुआ है उसको सीधा ही रखते हैं। नहीं, आपको थोड़ा सा बेंड करना है,
ये पैर थोड़ा सा बेंड करना है, जो हमारी ज़मीन पर जो है पैर वो थोड़ा सा बेंड करना है ताकि उसका यहाँ खींचाव महसूस होना है। इसके लिए कहीं सीधा, कई लोग सीधे खड़े रहते हैं और सीधे खड़े रहे तो ये मसल्स इतने वर्क नहीं हो गया। ये खड़े होने के लिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा होना है और बाद में ये दूसरा पैर जो है उसको लपेट देना है। ये सेम यहाँ ऊपर हाथों को भी ऐसे किया है, तभी कौन कौन सी मांसपेशियाँ प्रभाव में आती है ये देखिए। यहाँ जब मैं करूँ ऐसे करके करूँगा तभी ये पीछे का भाग है ये सभी उसका प्रभाव में आएगा। गोमुखासन, गोमुखासन में भी आप देखेंगे ये या पीछे से या आगे से देखेंगे तो खास करके मेरा ये मसल्स खींचा जाता है, बहुत ही अच्छी तरह खींचा, और यहाँ से ये नीचे की तरफ यानी एक खींचा जाता है और एक दूसरे नीचे से खींचे जाता है, और पीछे से ये रिलैक्स होता है। यहाँ से पीछे से मसल रिलैक्स होता है। छाती के मसल्स पर खास करके ये पीठ का यहाँ जो हड्डी है जिसको स्कैपुला बोलते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी तरह खींची जाती है, तनी जाती है। पिछला भाग इसको स्कैपुला बोलते हैं। सब स्कैपुलरिस मसल है, ये डेल्टॉइड मसल है। यहाँ इंजेक्शन हमें यहाँ देते हैं। हमने आपके कोरोना का इंजेक्शन बहुत साधकों ने लिया होगा, ये आपने ये मसल्स पे लिया है, यहाँ लिया है। ये सभी मसल्स प्रभाव में आते हैं। पश्चिमोत्तानासन, अभी आप इस आसन में देखेंगे हम बोलते हैं कि कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके, ना कि यहाँ से सीधा यहाँ से आगे झुकेंगे। कमर के निचले भाग से झुकेंगे तो पैर के सभी मसल्स खींचे जाते हैं। सायटिक नाड़ी यहाँ से जाती है, सायटिक नाड़ी प्रभाव में आती है। एक अभी यहाँ घुटना मोड़ा ढीला कर दिया तो ये मसल ढीले हो गए, यहाँ का जो टोन है वो ढीला हो गया, यहाँ का जो खिंचाव है ये भी ढीला हो गया, यहाँ का खिंचाव खाली बढ़ा बस, बाकी कुछ नहीं। जो होना चाहिए था ये नहीं हुआ। इसके लिए आपको पश्चिमोत्तानासन में घुटने सीधे रहते हुए अपनी क्षमता के अनुसार, फिर हाथ आगे गए कोई हरकत नहीं है, आपके हाथ यहाँ तक आए कोई हरकत नहीं है, मगर आपको धीरे धीरे यहाँ के मसल्स को खींचना है। इसके लिए तो घुटने को बिल्कुल मोड़ना नहीं। सर्वांगासन, खाली आप फिगर देखेंगे तो भी आपको बहुत ही ख्याल आ जाएगा। उल्टा है, ग्रेविटी की अगेंस्ट में है, पूरा ब्लड सप्लाई मेरे मस्तिष्क पर चला गया। एक दूसरा, यहाँ के पूरे अवयव ये छाती पर दबते हैं। दूसरा, ये मसल्स है पूरा ऊपर, अभी यहाँ कोई टोन ही नहीं है, अभी यहाँ कोई टोन ही नहीं है क्योंकि ये सभी टोन यहाँ तक आ गया है। तो ये मसल्स देखिए कैसे है। और ये जो है पेट की सभी आंतें, लीवर, स्प्लीन, ये सभी अवयव की जो अंग है ये सभी अंग पूरा उल्टा हो जाते हैं। यहाँ शवासन और योग निद्रा, खास करके यहाँ और थोड़ा सा डिटेल बोल सकता हूँ। ये देखेंगे शवासन में आराम से मैं लेटा हुआ हूँ, मेरा टोन मिनिमम हो गया है मगर बिल्कुल जीरो नहीं हुआ, क्योंकि जीरो कभी होगा मृत्यु के बाद में ही होगा या पैरालिसिस हुआ तो ही होगा। बाकी हर एक जगह कहीं ना कहीं टोन रहता है। ये जो ब्लू जगह है, ये ब्लू जगह हमने ज़मीन पर टिका दिया है, ये ज़मीन पर मेरे मसल्स दबे हुए हैं, ये मेरी ब्लू जगह है, ये माथा। ये मगर ये आते हैं पूरी ढीली हो गई, रिलैक्स हो गई है, मन भी रिलैक्स हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एक तरफ लेके सो नहीं गया, दूसरी तरफ लेके सो नहीं गया, मेरा मन भी रिलैक्स है। और इस स्थिति में शवासन या योग निद्रा में पूरे शरीर के सभी मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है और ढीली प्रयत्नपूर्वक करनी रहती है। संक्षेप में, इसके लिए तो मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ कि मांसपेशी प्रणाली और तंत्रिका की प्रणाली यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ये दोनों एक दूसरे का तालमेल रखते हुए शरीर की सभी प्रणालियों को प्रभावित करते हुए पूरे शरीर पर नियंत्रित करती है। कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए। ये मांसपेशी प्रणाली तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की सभी प्रणालियों को प्रभावित करते हुए पूरे शरीर पर नियंत्रित करती है। और ये नियंत्रण जितना अच्छा रहेगा, और ये यदि हमें स्वस्थ जिंदगी जीना है तो मेरी सभी शरीर की प्रणालियों को स्वस्थ रखना जरूरी। कैसे, अभी ये देखेंगे। मेरी क्योंकि मसल्स की वजह से ही मेरी सभी प्रणालियाँ काम करती हैं। लीवर पर मसल्स दबा
तो ही मेरा असर लीवर काम करने वाला है। त्रिकोणासन में आप जब भी आप राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में झुकेंगे तो मेरा लीवर दबता है। ये एक साथ साथ मेरी मांसपेशियों को भी मैं दबाता हूँ, और मांसपेशियाँ किस पर दबती है? लीवर पर दबती है, तो मेरा लीवर एक्टिवेट होता है। वैसे हर एक मेरे अंग है, शरीर के हर एक अंग ये मसल से कांटेक्ट रहता है, और मसल के साथ साथ वो प्रभावित करते हैं। मसल जितने प्रभावित करेंगे उतना मेरा अंग प्रभावित होगी, मेरी पूरी ग्रंथि प्रणाली भी प्रभावित होती है। रेस्पिरेशन भी मेरा डायफ्राम की वजह से, रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया, ये भी जब ये नीचे ऊपर जाता है तो यहाँ की मांसपेशियाँ भी सिकुड़ती है, फूलती है। यहाँ तिरछी मांसपेशियाँ रहती है अंदर हर एक इंटरकॉस्टल मसल्स में। यानी मेरी 12 रिब्स रहती है, 12 मेरी यहाँ रिब्स रहती है। ये रिब्स में 2 रिब्स के बीच में 3 सेट ऑफ मसल रहते हैं, एक तिरछे रहते हैं और एक आगे की ओर जाते हुए, और एक ऐसे वर्टिकल रहते हैं। तिरछे रहते हैं आगे की ओर से ऊपर की ओर खींचते हैं, नीचे के पीछे की ओर जाने वाले मसल उसको नीचे की ओर खींचते हैं, ऊपर के मसल्स गैप को मेंटेन करते हैं कि ताकि मेरा रेस्पिरेशन बराबर होगा। और ये रेस्पिरेशन कभी होगा? जब भी मैं अंदर की ओर चला जाता हूँ तो फेफड़े मेरे फूलते हैं। ये फूलते इसका मतलब मेरे खाली आगे से पीछे नहीं खुलते, यहाँ से भी खुलते, यहाँ से भी खुलते और आगे से पीछे भी खुलते, ताकि मेरी हवा स्क्वायर फीट एरिया मुझे ज़्यादा मिले। और यही काम हमारी मांसपेशी प्रणाली द्वारा हो सकता है। मेरा सर्कुलेशन बोला, जब भी मांसपेशी मेरी एक साथ में नहीं खींची जाती, यहाँ समझो यहाँ से भी ऊपर लाना है, खाली इतना ही करना है, तो यहाँ की मांसपेशियाँ धीरे धीरे सिकुड़ेगी, बाद में यहाँ सिकुड़ेगी, बाद में यहाँ सिकुड़ेगी। तो यहाँ का जो कुछ ब्लड सप्लाई है ये यहाँ से धीरे 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 यहाँ चला गया, बाद में यहाँ ऊपर की ओर लिया, तो यहाँ से खींचा जाता हुआ पूरा मेरा ब्लड सप्लाई हृदय की ओर चला जाता है। बहुत ही सिंक्रोनाइजेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में इतना सिंक्रोनाइजेशन रहता है कि मांसपेशियाँ है की प्रणाली है क्या तंत्रिका तंत्र प्रणाली है, ये एक दूसरे से आपके इतने हिलमुल जाके ये काम करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि मेरी तंत्रिका तंत्र काम कर रही है या मेरा मस्कुलर सिस्टम काम कर रही है, कि दोनों का तंत्र इतना अच्छा रहता है। बाद में जब भी मैं पुस्तक, समझो ये पुस्तक है, ये पुस्तक मैं उठाता हूँ, या ये वाटर बैग है, ये वाटर बैग मैं उठाता हूँ और यहाँ ही रखता हूँ, तो मेरा ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ये मेरा मसल इतने के इतने रहा, मगर इसका टोन कितना बढ़ गया देखेंगे। अभी ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अभी इसको आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब भी मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो मेरी लेंथ जो है ये कम होने लगी, ये कम होने लगी, टोन भी बढ़ने लगा, और ये जो मसल है ये गोलाकार हो गया। और जब भी मैं नीचे की ओर जाता हूँ तभी भी टोन रहता है आइसोटोन। टोन तो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, और ये टोन नीचे की ओर जाते समय ये लंबा होता है, एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक विपरीत दिशा में ये कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको खास करके आपको देखना है कि हर एक स्थिति में मेरे मसल्स कैसे काम करते हैं, और ये साथ में इसके साथ में ये जो तंत्रिका तंत्र है उसका तालमेल इतना अच्छा रहता है कि हम कहीं भी फेल नहीं होते। आपको मेरे ख्याल से ये सभी जो तंत्रिका तंत्र जो है ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ये बहुत ही कम पुस्तक में मस्कुलर प्रणाली है, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रणाली है। सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली तंत्रिका तंत्र के साथ में है कि जो मस्कुलर प्रणाली है, और मस्कुलर प्रणाली का बहुत ही पुस्तक में कम से कम दिया है। इसके लिए खास करके, और ये बहुत ही जटिल विषय है, समझाने भी कठिन जाता है, इसके लिए मुझे आकृति भी ज़्यादा दिखानी पड़ी और थोड़ी थियरी भी ज़्यादा करनी पड़ी। आप सबको धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार। बहुत ही अच्छी तरह मांसपेशी प्रणालियों की जानकारी दी गई, और हम सब हर रोज़ आसन करते हैं। आसन करते वक्त योग यानी क्या? जुड़ना है, हम मैकेनिकल नहीं करना है। ईश्वर की शक्ति प्राण रूप से, चैतन्य रूप से हमारे अंदर बहती ही रहती है। तो उस शक्ति से जुड़ते हुए हर आसन में अपने पूरा ध्यान आपकी कौन सी प्रणाली पर आता है वो देखते हुए हमेशा अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। फिर आसन करो, प्राणायाम करो या ध्यान करो, हर क्रिया में आपकी मांसपेशियों का अलग अलग टोन होता है। ये बहुत ही अच्छी तरह डॉक्टर साहब ने बताया। भारतीय योग संस्थान की तरफ से
आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कि आप सब सुबह की वेला में ऑनलाइन जुड़े, और डॉक्टर पटेल का भी धन्यवाद। और नागपुर से आशीष के सहकार्य वजह से ही ये कार्यक्रम हो सकता है, तो आशीष अग्रवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की वार्ता यहीं समाप्त होती है। आप सभी को ऑनलाइन जुड़ने के लिए, आपके बिना तो कार्यक्रम की शोभा नहीं, तो आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार।